हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का जो है 6 चैप्टर साइंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहेली और बूझो के बारे में जो पहले हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर है सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो हम इसमें जो है सजीव के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं और वो कहाँ निवास करते हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि ऐसी एक यात्रा पर जिसमें पहेली और बूझो है जो जाते हैं कि वो ऋषिकेश में गंगा नदी देखेंगे। उन्होंने हिमालय की हिमांशित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया और जहाँ बहुत ही ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्हें चीड़, ओक एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्रों में के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहां केजुराई वृक्ष की कतार देखी। कौन सी वृक्ष की? केजुराई। तो इम्पोर्टेंट है ये केजू सॉरी ये है केजुराइना। केजुराइना वृक्ष है जिसकी उन्होंने क्या देखी? कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों को स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं सूक्ष्म तथा कई स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों में अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव जो थे निवास करते थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं रह पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास स्थानों को ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हो। पहली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुहाने पर भी सूक्ष्म जीवों की खोज निकाला है। मतलब आप ये जान लीजिए कि ये पृथ्वी पे ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे जीव नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म ही जीव क्यों ना हो, जीव हर जगह विद्यमान है। ठीक, अब आते हैं सजीव एवं उनके परिवेश के बारे में। तो ऊंट मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों में पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पहेली और बूझो थे वो जो है पहले जो है पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में जाते हैं और लास्ट में पूरी चले जाते हैं और इन सभी भी जगहों पे घूमते हैं और यहाँ की भिन्नता को देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये सभी उन्हीं भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं आवास एवं अनुकूलन। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि आवास और अनुकूलन क्या होते हैं। तो ये कॉलम बनाने के लिए इसे छोड़ देते हैं। इन क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? तो इन क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो समुद्र में जंतुएं तथा पौधे जलीय लवण खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मतलब जो कि समुद्र में रहते हैं, जो जानवर समुद्र में रहते हैं वो कैसे होते हैं? वो जो होते हैं लवड़ी जल का यूज करते हैं और श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो है जल में घुली हुई होती है उसका प्रयोग करते हैं। मरुस्थल में बहुत कम मात्रा में मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म व रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से जंतुओं जैसे ऊंट तथा मछली का परीक्षण करें।
तो आइए देख लेते हैं ऊंट और मछली के प्रेक्षण के बारे में। तो यहाँ से ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिनसे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रासर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। मल शुष्क होता है। उनमें पसीने स्वेद नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसीलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आगे है, आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। अब हम मछलियों के बारे में जानेंगे, परंतु इनमें अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानता दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिनकी चर्चा का अध्याय 5 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उनके जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है। पहले तो हमने ऊंट के बारे में जाना कि ऊंट के पैर कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं या लंबे। ऊंट के पैर पंजे जो होते हैं वो गद्देदार होते हैं और ऊंट के पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, जो कि उनको रेत की गर्मी से क्या करते हैं, दूर करते हैं। ऊंटों का जो पेशाब होता है, मूत्रोत्सर्जन जो वो करते हैं बहुत कम मात्रा में करते हैं। उनको पसीना एकदम नहीं आता है, जिससे कि जल का बहुत कम ह्रास होता है और वो अधिक दिनों तक बिना जल के भी रह सकते हैं। अब आते हैं मछलियों के बारे में। तो मछलियों में कुछ समानताएं जो है दिखाई देती हैं। क्या समानताएं होती हैं? उनका शरीर जो होता है धारा रेखी होता है, जो कि हम पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं। उनकी आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही है, साथ ही में उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। मतलब मछली को क्या करते हैं, आकार तो देते ही हैं, लेकिन उनको जो है तैरने में भी आसानी करते हैं। हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती हैं, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। मछली के गिल ग्लोम होते हैं, जो उन्हें जल में श्वसन लेने में सहायता करते हैं। मछली अपने जल में श्वसन किसके माध्यम से लेती है? तो गिल के माध्यम से ले पाती है। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उन्हें जल में रहने के लायक बनाती हैं। ऊंट की संरचनाएं उन्हें मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं। हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए हैं। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिनमें वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। मतलब अनुकूलन क्या है? तो वह विशिष्ट संरचना या स्वभाव की उपस्थिति जिससे कि पौधे या जंतु उस परिवेश में रहने योग्य बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। तो आवास क्या है? तो सजीव का वह स्थान है जिसमें वह रहता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जिन जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास क्या है? तो वह स्थान जहाँ पे जमीन पे या स्थल पे जानवर अपना रहते हैं, जंतु रहते हैं, तो उन्हें स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन, घास का मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास है। मतलब जो जल में रहते हैं उन्हें जलीय आवास बोलते हैं उस स्थान को, और जो स्थल वाला स्थान होता है जहाँ जंतु रहते हैं उन्हें स्थलीय आवास बोलते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है।
मतलब कि जैसे स्थलीय आवास के बारे में अगर हम बात करें तो वह तटीय इलाका हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, मरुस्थल हो या फिर घास का मैदान हो, वन हो, हर जगह क्या होती है, उनमें बहुत ज्यादा विषमताएं पाई जाती हैं। और यही चीज जो है जलीय आवासों के लिए भी होता है। जैसे कि तालाब में अलग है, पोखरे में अलग है, समुद्र में अलग है, झील में अलग है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उन्हें जैव घटक हैं। मतलब किसी आवास में सजीव जो मिलते हैं उनमें हम क्या कहते हैं, जैव घटक कहते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। अजैव घटक यानी जिनमें जीवन नहीं है, वो अजैव घटक हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। जो सूर्य का प्रकाश है, जो गर्मी है, ये कैसा घटक है, तो ये भी एक अजैव घटक है। हम जानते हैं कि पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। चलिए देख लेते हैं। मक्का के बीज अंकुरित किया था, अर्थात वे अंकुरित हो जाते हैं। ये हमने अध्याय 4 में पढ़ा था, मक्का के बीज का अंकुरण। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए, कुछ बीजों को एक ढेर को अलग कर दे तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दे। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटे, उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दे। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित हो जाते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई अंकुरण नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा उष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? वास्तव में यह अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो अजैव घटक होते हैं जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, उष्मा, ये सभी क्या है, सजीवों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के किसी विशिष्ट अवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। अनुकूलन क्या है? मतलब जहां वो रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां की जैसी जलवायु है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। और ये अनुकूलन जो है मतलब महीने में या साल में नहीं, इसको होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, मर जाते हैं। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इनका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। मतलब इसमें बता रहा है कि जैसे ये मतलब अजैव कारक क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा भिन्न होते हैं और इनके अनुकूलन के लिए काफी लंबा टाइम लगता है। जो जंतु जानवर मतलब अपने आप को अनुकूलन के हिसाब से परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए कुछ आवासों एवं इनके अजैव घटकों एवं उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का अध्ययन करें। विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास। तो पहले हम स्थलीय आवास के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वो भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं।
रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र में दर्शाया गया है। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कैक्टस वगैरह दिए गए हैं। मरुस्थलीय पौधों को हम लोग कैक्टस बोलते हैं। इनकी पत्तियां। आगे देखते हैं, गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। ठीक है, ये क्रियाकलाप हो गया। कक्षा में लाना है, गमले में लगे पौधे को धूप में रखिए तथा कुछ घंटे बाद इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं कि क्या आपने दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटोसूल के रूप में ले लेती हैं। इन पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलहास में कमी आती है। नागफनी पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में उनका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण समानांतर तने में होता है तथा तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। मतलब कि हम कैक्टस का जो पौधा जनरली सभी लोगों ने देखा होगा, तो ये क्या होता है, जो हमें पत्ती की शेप का ये कैक्टस दिख रहा है, ये वास्तव में पत्ती नहीं है, ये पूरा मोटा तना है और इसमें ये जो कांटे नुमा दिख रहा है, तो ये कांटे नुमा क्या है, ये इनकी पत्तियां हैं और ये तना एक पतली मोम की परत से ढका रहता है जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन में बहुत कमी आती है। और इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। क्यों गहराई तक जाती हैं? पानी के लिए गहराई तक जाती हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। आइए देखते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा आप घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। मतलब कि जो पर्वत क्षेत्र है वहां पे जो पेड़ मिलते हैं उनकी पत्तियां कैसे होती है, सुई नुमा एकदम नुकीली हो जाती हैं। उससे क्या होता है, वर्षा का जो पानी होता है वो आसानी से पेड़ के ऊपर से हट जाता है और बर्फ भी जो है हट जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरण के लिए शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढाला चट्टानों पर दौड़ने के अनुकूलित बनाती है। अभी जैसे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी बकरी को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, तो खुर उससे जो है ढलान पे मजबूती से चढ़ने में सहायता करती है। आगे है, जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है। हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। ठीक। घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो कि हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये तो भी ये शेर है और ये हिरण, इनका फिगर दिया हुआ है। आगे देखते हैं, इन दोनों जंतुओं की आंखों उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे
चेहरे के सामने अथवा पास में है। सिर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं जिन्हें पादुंगलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता है। मतलब जो शेर होता है, यहाँ पे शेर का फिगर है, इसके आगे वाले पैर के जो नख होते हैं, नाखून, वो काफी क्या होते हैं, पतले, तेज और बड़े नुकीले होते हैं, जिसको ये अपनी उंगलियों के बीच मोड़ करके छिपा सकता है। और ये इसके शिकार को पकड़ने में इसकी बहुत मदद करते हैं। इसका हरा भूरा रंग, सॉरी हरा नहीं, इसका भूरा रंग जो है, मटमैला भूरा रंग, इसको घास में छिपने में काफी ज्यादा सहायता करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा इसका रंग उस तरह की ये घासें सूखी हुई है, जिससे इस शिकारी को इसका पता नहीं चल पाता है और ये अपना शिकार आसानी से कर पाता है। आगे है, शिकार को पता नहीं चलता है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार करने में सहायता करती हैं। तो शेर की आंखें कहाँ होती है? तो उसके शेर की आंखें जो होती है उसके चेहरे के सामने होती है। दूसरा जंतु हिरण, जो वन या घास स्थल में रहता है, पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसमें इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतुओं उसे अपना शिकार बनाते हैं की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह उनका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भगाने में सहायक होती है। हिरण के जो कान होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। कान बड़े होने से इन्हें दूर तक और काफी आसानी से सुनाई देता है। और इनकी आंखें क्या होती हैं, इनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, जो कि इनको चारों तरफ देखने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। और ये बहुत तेजी से भागते हैं। हिरण की तेज गति ही इसको बचाने में क्या करती है, मदद करती है। आगे है, शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। तो जैसे कि शेर अपने भोजन के लिए क्या उसका नख है, उसका मटमैला कलर है, जिससे वो झाड़ियों में, सूखी घासों में छुपता है और अपने शिकार पे अटैक करता है। और उसी तरह हिरण का कान क्या है, बड़े हैं, आंखें उनके सिर के दोनों तरफ हैं, जिससे कि उनको देखने में चारों तरफ आसानी होती है और उनकी तेज गति से वो भाग सकते हैं। तो इन दोनों में जो है भिन्नताएं हैं ही। तो इसी तरह और भी जानवर और घासें हैं जिनकी अलग अलग भिन्नताएं, विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जलीय आवास के बारे में। पहला, समुद्र। समुद्र में रहने के लिए मछलियों के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे, बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्वर्ड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल, क्लोम होते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि मछलियों का शरीर कैसा होता है, धारा रेखी, यानी एक सीधी गति रेखा में होता है। लेकिन ऑक्टोपस और स्क्वेड जो है, उनका शरीर कैसा होता है, वो धारा रेखी नहीं होता है, लेकिन जब वो तैरते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। आगे है, डाल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वाद छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी मछली है जिनके अंदर गिल नहीं होता है, तो डाल्फिन है और व्हेल। डाल्फिन और व्हेल मछली के अंदर जो है गिल नहीं होता है। ये अपने सिर पर स्थित नासा द्वार या वात छिद्रों के द्वारा क्या करती हैं, सांस लेती हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकती हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह जल से बाहर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की रोचक क्रिया को देखा है?
अब तालाब एवं झील के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब में भ्रमण के लिए जाइए और वहां देखने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने, जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी में स्थित हैं रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण को महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। मतलब ये क्या करती हैं, जलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में धसी रहती हैं, जिससे पोषक तत्व खनिज तो लेती हैं, लेकिन इनका मुख्य काम क्या होता है कि पौधों को जमीन से जोड़े रखना मजबूती से। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। मतलब तना कैसा होता है? तना लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है, जिससे कि वो आसानी से तैर सके। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, मतलब जितनी ऊंचा पानी रहेगा तना उतना बड़ा रहेगा। और पत्तियां और फूल क्या करते हैं? उसके ऊपर तैरते रहते हैं, प्लवन करते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों का सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बाहर निकलता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है। मतलब ये तो जो है तना और पत्ती ऊपर तैर रहा है तो ये ऊपर आ गया, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर ही विकसित करते हैं। उनका पूरा भाग क्या होता है? पानी के अंदर होता है। तो ये इनकी धागे नुमा संरचना होती है जो पानी में आसानी से लहरती है। या फिर इनकी बड़ी और चौड़ी अगर पत्तियां होती हैं तो पत्तियों में बीच बीच में छेद होता है, जिससे पानी आसानी से निकल जाता है और पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचता है। मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 4 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब तक आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जान चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करेंगे तो उनमें कितनी विविधता होगी। तो ये तो क्रियाकलाप की चीजें हैं, इन्हें हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं हमारे आसपास के जीव। अब हम अपने आसपास के जीव के बारे में पढ़ेंगे। इनमें विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की भी चर्चा की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाए जाने वाले वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई मांस वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है? हमने अपने चारों ओर पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटे। तो ये तो बांटने वगैरह का प्रक्रम है। हम आगे बढ़ते हैं इससे। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे सभी जीव क्या हैं? सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उसे निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहा हो, तथा इसका अर्थ है कि बादल सजीव है?
नहीं, तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? मतलब इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि सजीव जैसे पेड़ों को भी सजीव मानते हैं, लेकिन पेड़, कुत्ता, बिल्ली हम लोगों की तरह चल फिर नहीं सकते हैं। तो गाड़ी चल सकती है, लेकिन हम गाड़ी को क्या मानते हैं? निर्जीव मानते हैं। अगर हम सजीव मानते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है, तो बादल भी कभी-कभी जो है आकार में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो इस तरह से बादल भी सजीव है। तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे हम सजीव और निर्जीव को अलग-अलग करते हैं। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। आप में ऐसे कौन-कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? संभवतः इनमें कुछ सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 में हमने ये जाना कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें यही बताया गया है इस पैराग्राफ में कि सभी सजीवों को, यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ में सिर्फ यही बात बताई गई है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हों। पेड़ पौधे कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। आगे देख लेते हैं, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? मतलब उनके अंदर वृद्धि होती है? तो हाँ, सभी जीवों में वृद्धि होती है। जैसे कि क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते? क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क बन जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। अंडे से स्फुटित होकर, मतलब बाहर निकलकर, मुर्गे का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कर लीजिए। इस तरह से मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई कि जंतु हो या फिर पौधा हो, सभी क्या करते हैं? वृद्धि करते जाते हैं। आगे है, क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है, और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की मात्रा का उपयोग होता है। मतलब जो हम सांस अंदर लेते हैं, हवा अंदर हमारे जाती है, उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसका हम उपयोग करते हैं। और इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड, श्वास लेने की क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? श्वास के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जानवरों में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उसकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए हुए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है, जो श्वास का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, उनकी सहायता से जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। जैसे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो केंचुआ है वो किसके माध्यम से सांस लेता है? तो केंचुआ अपने त्वचा से सांस लेता है। मछलियाँ किससे लेती हैं? मछलियाँ जो है गिल के माध्यम से सांस लेती हैं। इसमें गिल के माध्यम से क्या करती हैं? जो पानी में वायु होती है उसमें से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे भी श्वसन क्रिया में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वास
की क्रिया दिन और रात दोनों ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि पेड़ पौधे भी जंतुओं की तरह श्वसन की क्रिया को करते हैं। श्वसन की क्रिया करने के लिए प्रकाश की उपस्थिति में उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और जब वो श्वसन क्रिया में अपने पत्तियों के रंध्रों से गैस को बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। हालांकि जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो अपने अंदर जब वायु को लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, और जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो हाँ, सभी सजीव जो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। जब आप नंगे पैर टहल रहे हैं, आपका पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाता है तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे में स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? ये सभी जो है क्रियाएं हैं जिसको करने के बाद हम लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं, यही चीज़ है। आपका प्रिय भोजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थिति में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। मतलब जो चीज़ एकदम एक जैसे कंटिन्यू चल रही है उसमें परिवर्तन आ जाता है, वही उद्दीपन होता है। जैसे हम नंगे पैर चल रहे हैं, कांटा चुभ जाएगा तो हम उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, रोएंगे, गाएंगे, हो सकता है चीखे चिल्लाए, मतलब जो भी, तो यही क्या कहलाएगा, उद्दीपन होता है। अब आगे देख लेते हैं। सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता है। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है, वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि सभी सजीव जो है क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन जब ग्रहण करते हैं तो भोजन की पूरी मात्रा को वो जो है यूज़ नहीं करते हैं, कुछ मात्रा का यूज करते हैं और बाकी को जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये उत्सर्जन कहलाता है। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? तो हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन होता है, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थों पौधों के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे कि पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। मतलब कि क्या होता है कि कुछ पौधे अपशिष्ट पदार्थ को मतलब पौधे के ही अंदर एक जगह पे उसको संग्रहित कर लेते हैं जिससे कि पूरे पौधों को कोई हानि न हो। और कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। जैसे कुछ पौधे क्या होते हैं तो उनमें निष्कासन जो होता है अपशिष्ट पदार्थ का, वो एक स्राव के रूप में होता है। जैसे पेड़ों में लासा लगा रहता है जिसको लासा बोलते हैं, जिससे बबूल का लासा यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है, एक तरह से वो उनका अपशिष्ट पदार्थ होता है। उत्सर्जन सभी सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो सभी सजीव जो होते हैं प्रजनन करते हैं। क्या आपने कभी कबूतर अथवा पक्षी के नीड़ घोंसले देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं, मतलब घोंसले में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं। जंतु प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि प्रजनन क्या है, तो अपने ही समान जो है दूसरे संतान को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिससे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। मतलब कुछ अंडे देते हैं और कुछ जो है सीधे बच्चे को ही जन्म दे देते हैं। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जबकि चिड़िया क्या होती है, अंडे देती है और उसके बाद जो है उसमें से बच्चे निकलते हैं।
पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों के द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। मतलब कि आलू को हम लोग काट देते हैं और उसके अलग अलग भागों को बो देते हैं, तो वहाँ से भी जो है नया आलू बनता है। मतलब अपने शरीर से भी प्रजनन डायरेक्ट कर सकते हैं। और कुछ पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, मेहंदी हो गई, इन सब का क्या लगता है, कलम लगता है। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो सभी सजीव जो होते हैं गति करते हैं। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे सभी गति करते हैं? पौधे सामान्य भूमि में जकड़े रहते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं, जैसे बस, कार, कागज का टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं उनके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी के लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसीलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रहती हैं जब वे प्रजनन कर अपने समान संतान को उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उनके सदस्यों में प्रजनन होता है। मतलब कोई भी जंतु हजारों सालों तक कैसे रह सकता है? तो वो प्रजनन करके अपने प्रजाति को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसे मरना निश्चित है, तो वो प्रजनन के माध्यम से ही अपने प्रजाति को आगे बढ़ा सकता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु भी होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करता है, आकाश में चंद्रमा गति करता है, हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये गति कर सकते हैं, ना तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं, ना प्रजनन कर सकते हैं, और ना इनकी मृत्यु हो सकती है। आगे देखते हैं। समांतर सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिन पे हम चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देता है? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षणों ही दिखाई देते हैं। इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखिए। उदाहरण से मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या वह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, अथवा जीवन के कुछ लक्षण अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इसकी बीजों को मिट्टी में बोकर जल में सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीजों को भोजन की आवश्यकता थी, अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते उनमें जीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सकता है। फिर जीवन क्या है?
फिर जीवन क्या है, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, तो यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक मुंह से ही निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। अब यहाँ पे बताया गया है कि सजीवों के सभी लक्षण मिलने चाहिए, तभी हम उन्हें जो है सजीव कहेंगे। लेकिन जैसे मूंग का बीज ले लेते हैं, तो क्या मूंग का बीज वृद्धि करता है? क्या वो वृद्धि करता है, उत्सर्जन करता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है? बिल्कुल नहीं करता है। मतलब ये सभी लक्षण वो नहीं दिखाता है, लेकिन जब हम उसे मिट्टी में बो देते हैं तो वो जाम जाता है, मतलब उग आता है। तो इसे क्या कहेंगे कि वो सजीव है। तो सजीव और निर्जीव क्या है, ये चीज़ें थोड़ी सी इस चैप्टर के अनुसार जो है बताना कठिन है। लास्ट में यही लेखक बताता है कि जीवन क्या है, जीवन बहुत ही सुंदर है। मतलब सजीव निर्जीव के जो लक्षण है वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही दिखे। तो इस चैप्टर में हमने कौन कौन से मेन पॉइंट को पढ़ा था? तो हमने जो है जीवों के बारे में पढ़ा, जीवों के आवास के बारे में पढ़ा, कौन जीव कहाँ आवास करते हैं, जैसे स्थल में रहते हैं और जल में रहते हैं। जल में तो स्थल में रहने वालों के गुण क्या होते हैं, वो कैसे वृद्धि करते हैं, उनका खान पान क्या होता है, ये सभी देखे थे। और जल में रहने वाले कि जल में कैसे रह पाते हैं, जल में कैसे रहते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, वृद्धि कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जंतुओं का जो है जंतु अपने आप को वातावरण के अनुसार कैसे ढाल लेते हैं। फिर सजीव क्या है, निर्जीव क्या है पढ़ा हमने। सजीव और निर्जीव इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। फिर सजीव के क्या गुण होते हैं, निर्जीव के क्या गुण होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।